धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। एक वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, अतिथि सत्संगी मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, मेनी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप सभी इनवाइटेड है। मैं आपके होस्ट, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमा घड़ी, वणक्कम, प्रणाम। देखिए, हमारे भारत की खूबसूरती ये है कि हमारे पास इतनी लैंग्वेजेस और इतने डायलेक्ट्स हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं। अवनीश पीएन शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश सर हमारे साथ कॉन्फ्रेंस के ड्यूरेशन में होंगे, तो चुपचाप आप लोग पहले सर से ना क्वेश्चंस क्या पूछने हैं वो तैयार रखिएगा। बहुत सारी डिटेल्स बताते हैं और पीछे वाली बातें तो वो कभी शो पे नहीं बताते, वो पीछे ही बताते हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार गायत्री जी, सभी दर्शकों को भी प्रणाम जी। सर, 2014 के बाद से हमारी राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंज आया है और मैं ये इतने एम्फेसिस के साथ इसलिए कह रही हूँ। बहुत सारे चेंजेस आए हैं, पर हमारे यहाँ दो तरीके की राजनीति होती थी, एक तो कास्ट पॉलिटिक्स और एक रिलीजन पॉलिटिक्स। इसको ध्वस्त करके रख दिया है, जिसको बोलते हैं ना, तोड़ मरोड़ के एकदम उसका कीमा बना दिया है जी। जी जी सर। गायत्री जी, आपने विषय बड़ा अच्छा रखा है। बहुत सारे लोगों को ये लग सकता होगा कि ऐसे कुछ हैपनिंग तो है नहीं, फिर ये दोनों बैठ के इस पर क्यों बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हैपनिंग है। 2014 तक जब इस देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, मुसलमान को अवॉइड करके आप इस देश में सत्ता कायम नहीं कर सकते। ये नेशनल ब्लैकमेलिंग थी हमारे देश में। और ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई फितूर था, ये सच था। ये सच इसलिए था कि हरा रंग गाढ़े ढंग से अपने उद्देश्यों को जानता था, उसे टारगेट पता था। वो एक बड़ा टारगेट जिसको कि 25 करोड़ आबादी वाले मुख्यमंत्री जी अपनी जबान से बहुत शानदार तरीके से कहते हैं, गजवा हिंद जिसका नाम है, उसको उस बड़े उद्देश्य का पता था। वो उस रास्ते पर चल रहा था और वो उनकी सत्ताएं लगातार इस देश में बनाता रहा, जिसने उसके उस उद्देश्यों में उनका साथ दिया। और वो कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम, केवल इसी बदौलत कांग्रेस ने 65 साल की सत्ता की। और जब उनकी सीधे सत्ता नहीं रही तब भी उनके पास उन्हीं की सत्ता थी। चाहे वो चंद्रशेखर का समय आप जोड़ लीजिए, चाहे वो देवगौड़ा से लेकर ऐसे तमाम। एक पहला प्रयोग, मात्र एक पहला प्रयोग हुआ जो अटल बिहारी वाजपेयी का वो रेजिम था, जिसमें उनको लगा कि ये एक संभावना बन सकती है और इस देश में ऐसा भी हो सकता था। लेकिन 2004 के बाद क्या हुआ, फिर वो अपने एजेंडे में कामयाब हो गए और उसके बाद शाइनिंग इंडिया करके वो सपना भी खत्म हो गया। लेकिन उनको अपने उद्देश्यों का पता था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ा गुप्त है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस है जिसके बारे में लोगों को हम ही बैठ के बता रहे हैं। नहीं, वो खुद अपनी जबान से कहते हैं। आपने क्या ऐसे बयान या हमने क्या ऐसे बयान नहीं सुने हैं महाराष्ट्र से कि हमें हमारे जो वोट तुम्हें दिलवाते हैं या देते हैं उसकी कीमत चाहिए, सत्ता में भागीदारी चाहिए। ये तो हमेशा से उन्होंने कहा है। तो उन्हें अपने सपनों का पता था। लेकिन हमारी स्थिति क्या थी? 2014 से पहले हमारी स्थिति वही थी कि हम लगातार बंटते रहे, ये हमें बांटते रहे। इस देश में सनातन के स्थापन के बारे में कुछ इंडिविजुअल सोचते रहे, लेकिन हमारी धाराएं इतनी बटी हुई थी कि वो लगातार अपने उद्देश्य में शामिल रहे। और इसी वजह से आप मुसलमान को अवॉइड करके इस देश में सत्ता नहीं हासिल कर सकते। ये लगभग सच मान लिया गया था 2014 तक।
लेकिन 2014 में क्या हुआ, बहुत छोटा सा हल्का सा चेतना आई, जैसे बंद आंख थी, वो बंद आंख हल्की सी मिचमिचा के खुली, बस इतना ही हुआ। और उसके बाद एक ऐसा परिवर्तन हुआ, एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसने विकास, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के साथ सनातन और हिंदुत्व के जो भावना है, मूल भावना, जो कि हमारी राष्ट्रीय भावना है, भारत की भावना सनातनी के अलावा और कुछ हो नहीं सकती। बाय डिफॉल्ट भारत एक सनातन और हिंदू राष्ट्र है, इसमें कुछ लिख के किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसने थोड़ा सा संभावना दिखाई, एक अच्छा नेतृत्व मिला और उसने अपने आप को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा और वो परिणाम आपके सामने है। और अब मैं बताता हूं एकदम एक रिसेंट उदाहरण देके आपको कि अब भारत किस तरीके से सोच रहा है, अभी भी आंखें आधी खुली हैं उसके बावजूद भी। आप महाराष्ट्र के हालिया चुनाव, महाराष्ट्र का एक उदाहरण आप उठाइए, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव, उसके बाद महाराष्ट्र का शहरी निकाय चुनाव, उसके बाद महाराष्ट्र के जो ग्रामीण निकाय चुनाव और बीएमसी के चुनाव। अब इस देश की मतदाता को, उसमें बिहार भी शामिल कर लीजिए, बिहार का भी उदाहरण, अब इस देश के मतदाता को सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया ये सब चाहिए, बिल्कुल चाहिए, उसे एक्सप्रेसवे चाहिए, उसे उसे अच्छी रेलवेज चाहिए, उसे इस देश के सामरिक क्षमता भी चाहिए, उसे इस देश में हवाई अड्डे चाहिए, एजुकेशन चाहिए, दवा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन उस सब का लिफाफा एक प्रो सनातनी होना चाहिए, वो उन हाथों से आना चाहिए। वरना आप मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है, भाई लोकल इलेक्शन, हमेशा ये जुमला सिखाया जाता रहा ना हमें, या बताया जाता रहा पॉलिटिकल पंडितों द्वारा कि साहब लोकल इलेक्शन तो लोकल मुद्दों पे होते हैं। महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं हुआ? और चलिए मान लीजिए राष्ट्रीय स्तर पर आपने मोदी को ले आ दिया और सनातनी भावना जाग गई, फिर ये डबल इंजन की सरकारें क्यों इतना विस्तार कर रही हैं? चाहे उत्तर प्रदेश में आप 22 साल के पुराना रिकॉर्ड टूटते हुए देखिए, आप बंगाल में आने वाले समय में आप देखेंगे, मैं आज साफ कहता हूं, इस देश के मतदाताओं की मानसिकता में एक परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन अस्थाई भाव ले रहा है। महत्वपूर्ण ये है, 3 बार केंद्र में सत्ता आ जाना, उत्तर प्रदेश जैसे 5वें सबसे बड़े देश जैसी आबादी रखने वाले प्रदेश में अगर 22 साल के बाद एक सत्ता परिवर्तन हो रहा है और वो सत्ता दोबारा चुन के आ रही है, महाराष्ट्र जैसा उदाहरण, बिहार जैसा उदाहरण, जहां जातिवादी राजनीति रग रग में घुसी, ऐसा हमें बताया जाता रहा या हम महसूस करते रहे, एक तरह से ये सच भी होते हुए देखते रहे, वहां अगर ये परिवर्तन आ रहा है तो इसका अर्थ ये है कि हमें, यानी भारत के मतदाता को, भारत के समाज को, भारतीय समाज अब उस बड़े फुटप्रिंट की तरफ निकल रहा है जहां उसे सारा चाहिए, विकास चाहिए, सब कुछ चाहिए, हरा मौसम चाहिए, पीला मौसम चाहिए, गुलाबी मौसम चाहिए, लेकिन वो सब चाहिए सैफरन पैकिंग में, जो प्रो सनातनी हो, जो भारत के बहुसंख्यक हितों की बात करता हो। और यही वजह है कि भारत में जब ये हमें सिद्ध करके दिखाया गया कि साहब हिंदुस्तान में आप कोई सरकार या अपनी राजनीति बिना मुसलमानों के नहीं चला सकते, उस मिथक को तोड़ दिया आपने 2014 में, 19 में फिर तोड़ा, 24 में फिर तोड़ा, और वो राजनीतिक वैधव्य में है। क्यों? भारत के लिए ये जरूरी क्यों है? भारत के लिए जरूरी इसलिए है कि भारत एक सनातनी देश है और सनातन अपने हाथ में पत्थर नहीं लेता। सनातन की अवधारणा विस्तारवादी अवधारणा नहीं है, और जब विस्तारवादी अवधारणा नहीं है, जब कत्लो गारत करना हमारी संस्कृति में नहीं है, हमारे धर्म ने हमें नहीं सिखाया, हमारी सभ्यता ने हमें नहीं सिखाया, तो फिर जो मौजूदा काल है, जिस काल में हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमने अपनाया है, उसमें हमें अपने मत के ताकत से ही ये जारी रखना है। और यही डर, ये जो क्रूर सच है, ये भारत का विदेश, भारत का विपक्ष, उसके विदेशी हैंडलर्स अच्छी तरह जानते हैं कि अब भारत जिस बड़े और मजबूत फुटप्रिंट की तरफ बढ़ रहा है, जिसने 3 सत्ताएं बदली, वो आगे अब किस तरीके से और इन सत्ताओं की निरंतरता कायम रखेगा। और हमारे पास केवल और केवल यही एक रास्ता है जिससे हम गजवाए हिंद के सपने को भी तोड़ सकते,
जिससे हम भारत की सनातनी जो हमारी संस्कृति है उसकी भी रक्षा कर सकते हैं। और जब भारत सनातन के रास्ते से राजनीतिक विस्तार लेगा तो सनातन का तो अर्थ ही है विकास। सनातन का अर्थ ही है कि हम जिस भी आधुनिक समय में रहें उस आधुनिक समय के साथ जो उस समय काल की आवश्यकता है उसको भी पूरा करें। और यही वजह है कि जब योगी आदित्यनाथ 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो कितना भी मजाक उड़ाया गया कि एक संत ये क्या करेगा विकास, इससे क्या मतलब है, लेकिन वो सारे प्रतिमान ध्वस्त हुए। एक गृहस्थ संत नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए तो विकास के वो सारे आज आप देख लीजिए। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है जिसकी आहट 2014 में शुरुआत हुई और वो लगातार विस्तार पा रहा है। ये मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में हमारे पुरातन काल में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी इस तरह के सांस्कृतिक युद्ध हुए हैं, एक उसी तरह का सांस्कृतिक युद्ध और उसमें अपनी विजय हम लगातार देख रहे हैं। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और तभी मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन भी करता हूं कि छोटे मोटे स्वार्थ, छोटी मोटी वजहों से हमें ये गति नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि कल को जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ियां इस समय काल के बारे में पढ़ेंगी और जानेंगी, तब उन्हें महसूस होगा कि हम किस युद्ध काल में लड़े, जिए और जीते। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में वो मिथक टूटा है साहब, भारत में वो मिथक टूटा है और मुस्लिम वोट बैंक न्यूट्रलाइज होकर रह गया है, उसका बंध्याकरण हुआ है, वो वैधव्य झेल रहा है। इस वैधव्य को बड़े आराम से भारत की जनता ने, अभी केवल 40% जगह हैं, 36%, 40%। जिस दिन सोचिए ये 50% चला गया, उस दिन क्या स्थिति होगी, इसको वो जान रहे हैं। इसलिए हमें अपनी गति बनाए रखनी है। निश्चित तौर पर भारत ने एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ा है इस समय काल में। आपने कहा कि मिथक तोड़ा, इसमें कुछ एक इंसिडेंसेस भी हुए, डेस्परेशन इतनी बढ़ गई है, जैसे दिल्ली में उत्तम नगर की घटना आपने सुनी होगी सर, राइट? डेस्परेशन में ये अपने आप को और एक्सपोज करते जा रहे हैं, जो इनकी अंदर बैठी टॉक्सिसिटी है जिसको हम कहते हैं, जो विषैलापन है, उसको वो निकलना शुरू हो गया क्योंकि हताश है, परेशान है और वो और यूनाइट कर रहा है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि तरुण किस कम्युनिटी का था, तरुण हिंदू था, तरुण होली मना रहा था, तरुण नवरात्रि मनाता है। और जब आप उसको टारगेट करते हो कि एक पानी के गुबारे के लिए उस छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची ने, तो ये और ज्यादा निकल कर आ जाता है कि किस तरीके से मुस्लिम्स का वोट बैंक अब हताशा में, क्योंकि अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे नैरेटिव को, तो वो किसी से किसी भी हद तक जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसे एक दूसरे संदर्भ में अगर आप देखेंगी तो फिर आपको और हमको ये पता चलेगा दर्शकों कि हमारी उपलब्धि क्या रही है। गायत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इनकी हताशा ये इसीलिए एक्सपोज हो रहा है। आप जरा इसी समय काल में पूरे दुनिया पर जरा नजर डालिए। जिस समय ब्रिटेन का इस्लामीकरण लगभग हो चुका है, जिस समय फ्रांस और तमाम यूरोपियन देश इस्लामिक चरमपंथ से लेके विस्तारवाद को झेल रहे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, ठीक उसी समय भारत इनको इनकी राजनीतिक औकात के दायरे में रख रहा है। ये छोटी बात है? ये क्या छोटी बात है? ये बहुत बड़ी बात है, और वो भी भारत में, यहां 65 साल हमने और हमारी पीढ़ियों ने ही कांग्रेस जैसी सत्ता बना के रखी, जिसने 2014 के पहले ऐसे प्रधानमंत्री दिए। अभी हाल फिलहाल भाई 11 साल क्या होता है किसी देश के, इतना जिसका नाश किया गया हो, सत्यानाश किया गया हो, उसके लिए, उसको सुधरने के लिए 11 साल की क्या उम्र है? कोई उम्र नहीं होती, 11 साल कोई समय नहीं होता। हमने 14 से पहले एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो कहता था इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अरे हम आज के यूके नहीं थे तो क्या थे उस समय? ट्रू। जब इस देश में कुछ भी दंगा होगा, कोई भी वो होगा, तो इस देश का हिंदू दोषी होगा, ऐसा कानून सोनिया गांधी ने तैयार कर लिया था। हमारा इस्लामीकरण नहीं हो रहा था तो और क्या हो रहा था? और उस तूफान से 2014 में हम अपनी कश्ती निकाल के ले आए और लगातार तीसरी बार छाती पर चढ़ के मुंह दल रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा नहीं।
बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन हमारे लिए उपलब्धि ये है कि जिस समय पूरा विश्व इनके आतंक से, इनके विस्तारवाद से, चाहे इनका संख्या जिहाद हो, चाहे जनसंख्या जिहाद हो, चाहे इनका लैंड जिहाद हो, चाहे तमाम चीजें, उनके सामने पस्त नजर आ रहा है, हमने बिना एक ढेला चलाए, एक ईंट चलाए, अपनी 2 उंगलियों की ताकत से भारत के करोड़ों सनातनी और भारत के करोड़ों राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रेमी इनका काम लगा रहे हैं पॉलिटिकल, और यही इनका इलाज है, स्थायी इलाज है। मैं एक चीज बार बार कहता हूं, लोग कहते हैं ए भगाओ इनको, भगाओ अरे फिर यार इनको एक पाकिस्तान और बांग्लादेश दोगे क्या? ये तो नहीं संभव है ना। हमें अच्छा लगता है, किसी को भी एक झटके में ये अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं इनको तो भगा दो, यहां रहने ही नहीं चाहिए। लेकिन ये क्रूर सच है, प्रैक्टिकल सच है कि आप इनको ले जाके प्रशांत या हिंद महासागर में डुबा नहीं सकते। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, जो काम आप 2014 से कर रहे हैं और जिसकी वजह से इनका राजनीतिक वक्तव्य चल रहा है, और इनको पोषित करने वाली पार्टियां और राजनीतिक दल वो सत्ता से बाहर है। सत्ता की निरंतरता और इस दौर में जो हमने बना रखी है, मैं आपको एक बार फिर दोहरा रहा हूं, भले मैं रिपीट करते हुए नजर आऊं अपनी ही बात, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है गायत्री जी। समय जब इस काल का इतिहास लिखेगा और आगे आने वाली पीढ़ियां, तब ये हमें आकलन होगा कि हम किस दौर और किस कठिन समय में एक राजनीतिक युद्ध लड़े जो कि सनातन को सूट करती है, और उसके बाद भारत ऐसी उपलब्धियां पा रहा है। तो जब आप बड़े फलक पर देखेंगे तो 2014, इसीलिए मैं पॉलिटिकल सत्ता परिवर्तन नहीं कहता, उसे मैं कल्चरल सत्ता परिवर्तन कहता हूं, सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन कहता हूं। तो ये एक बड़ी बात है, और इसमें संभवतः फिर यही वजह है। ये जी जी। इसका एक मैं बोलूंगी एक बाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकला। जहां एक तरफ ये न्यूट्रलाइज हो रहे थे, मोदी जी ने जिस तरीके से इनको टोटली साइड लाइन कर दिया, इनकी वोट बैंक को ध्वस्त कर दिया, वहीं हिंदू यूनाइट हो गया। जो हम बटे हुए थे, जो योगी जी ने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, वो एकदम सामने निकल कर आ गया। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, उसमें गवर्नमेंट की भी गलती है। मैं यूजीसी को रेफर कर रही हूँ कि दे कुड नॉट हैंडल द मैटर, दे शुड हैव हैंडल्ड, राइट। तो ये जो बटने वाला है, जैसे यूपी बिहार के इलेक्शन सर क्या होता है, कास्ट पॉलिटिक्स पे होता रहा है। ये पहली बार बिहार का मैंने इलेक्शन देखा है जहां पे डेवलपमेंट वाज ओवरटेकिंग द कास्ट पॉलिटिक्स। बिल्कुल बिल्कुल। ये बाय प्रोडक्ट है। तो जी, मैं महाराष्ट्र को क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं? आपने यहाँ कास्ट को न्यूट्रलाइज होते हुए देखा ना, कास्ट फीलिंग जो होती थी। बिहार का आपने उदाहरण दिया, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश का उदाहरण बिल्कुल सही। मैं इसमें एक दूसरा फ्लेवर जोड़ रहा हूं, तभी मैंने महाराष्ट्र का उदाहरण आपको दिया था। उन्हें लोकल इश्यूज, यानी एक गांव की नाली का भी इंतजाम चाहिए उससे जो प्रो सनातनी, उस पार्टी की सरकार से चाहिए, उस पार्टी के नगर अध्यक्ष से चाहिए, उस पार्टी के मेयर से चाहिए, उस पार्टी के ग्राम प्रधान से चाहिए, उस पार्टी के कारपोरेटर से चाहिए। आप ये सोचें। तो एक तरफ कास्ट पॉलिटिक्स न्यूट्रलाइज हुई है, दूसरी तरफ हमें भैया अगर बिजली भी चाहिए तो भगवा तार से चाहिए। मैं इसको रूपक के तौर पर कह रहा हूं, हमें भगवा तार से चाहिए। ये जो सोच पहुंची है, ये एक इसीलिए एक लंबा ऐसा विस्तार देती है कि जिसमें भारत का मतदाता, दर्शकों गायत्री जी का संपर्क थोड़ा टूटा है, तो आइए जब तक वो रिज्वाइन करती हैं थोड़ी देर इसी बात को विस्तार देते हैं कि इस महत्व को समझना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हो सकता है कई बार, जैसा गायत्री जी ने अभी कहा था जाने से पहले, कि कई बार सरकार से भी कुछ उल्टे पुल्टे डिसीजन होते हैं, हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या है, वहां पर हमारा न्यायालय आता है। मैं उसी बात को कह रहा था कि सरकार से भी कई बार कुछ फिजूल के डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन इसीलिए हमें सत्ता की निरंतरता बनाए रखनी है। और उसमें फिर ऐसा नहीं है कि जो पहली बात है वही अंतिम बात है, ऐसा नहीं होता। सब कुछ 100% नहीं होता, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता। वो तो इतने बड़े साइंटिस्ट चचा कह के गए, नथिंग इज एब्सोल्यूट भाई। तो जब सब कुछ अंतिम नहीं है, और एक चीज और, आपके प्रधानमंत्री फीडबैक लेते हैं। अभी 2 दिन पहले का उनका ट्वीट क्या है? प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं 2 लाइनें हमेशा कहता हूं,
कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। प्रधानमंत्री जी को मजाक सूझा था जो उन्होंने 4 लाइन का ट्वीट किया है कि सरकारों की आलोचना होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा संकेत है और निश्चित तौर पर कोर्स करेक्शन इसका आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं छोटे मोटी चीजों से हमें विचलित नहीं होना चाहिए, और जब ऐसा विचलन आए ना दर्शकों, तो सिर्फ आईने के सामने जाइए और सोचिए अब्दुल का फंडा कितना क्लियर है। अब्दुल का फंडा बिल्कुल क्लियर है। वो शिया और सुन्नी नहीं देखता। आज ईरान शिया देश के साथ हो रहा है, क्या कोई सुन्नी मुसलमान भारत का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, जरा जाके उससे पूछ लीजिए अमेरिका कैसा है, वो अमेरिका को गाली देता फिरेगा। ये कबाड़ी का काम करने वाले लोग, अभी 2 दिन पहले का वीडियो घूम रहा है कि रोजा तोड़ने के लिए, इफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश की पहाड़ी पर जाते हैं और वहां कबाड़ से एक छोटा सा तोप बना के उससे गोले रखते हैं और कहते हैं हम अमेरिका को मार रहे हैं। आप सोचिए उनके फंडे कितने क्लियर हैं। फंडे कितने क्लियर है। हाँ, वो वीडियो बहुत वायरल हो रखी है अभी। हाँ, उन्होंने देखा सामान्य ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी देखा उन्होंने? अरे भला हो राष्ट्रीय स्तर पर हुई सांस्कृतिक क्रांति का और सोशल मीडिया की जन क्रांति का कि आपको इस्लाम के फिरके और इस्लाम के अंदर के 3-13 पता चल रहे हैं, वरना तो इस्लाम का एक छाता और उसके अंदर सारे मुसलमान, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे अशराफ हो, चाहे अजलाफ हो, सारे के सारे ढके हुए थे। भारत ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये कितना बड़ा जागरण, जन जागरण का काम किया है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपको किसी की 6 साल और 9 साल की उम्र भी पता है, किसी के अंदर कितनी जातियां हैं, कितना छुआछूत है, ये भी आपको पता है। लेकिन फिर उसी आईने के सामने खड़े होइएगा, अकेला ईरान का देखिएगा कि अब्दुल का फंडा कितना क्लियर है। वहां पर शिया और सुन्नी दोनों एक साथ हैं। इसलिए जब कभी भी हल्का सा विचलन आए ना, अपने राजनीतिक नेतृत्व से थोड़ा सा आमर्ष हो, ऊब हो, तो जाइए एक कपड़ा निकालिए, शीशा साफ कीजिए और सामने देखिए अब्दुल का चेहरा और सोचिए कि उसका फंडा कितना क्लियर है। इसलिए सत्ता की निरंतरता बनाए रखिए। आप और हम जिन पीढ़ियों के लिए ये काम कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, इस मौजूदा समय काल में भारत में रहने वाला और भारत में मतदान करके इन सत्ताओं को लगातार बनाने वाला, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, वो सिपाही है जिसको आगे आने वाली पीढ़ियां सैल्यूट करेंगी। मैं बता रहा हूं जब भारत का इतिहास लिखा जाए। जी, और हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। इस धर्म युद्ध में हम भी अपना योगदान देंगे। व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, क्यूआर कोड सामने स्क्रीन के ऊपर है, स्कैन करें, रजिस्टर करें पासेस को। स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के लिए फ्री है, बट नॉट विदाउट आईडी, बिकॉज इट्स अ वीवीआईपी जोन एंड हमें स्क्रूटनी पहले से करनी पड़ेगी। तो प्लीज आप रजिस्टर जरूर करें। और उसके साथ साथ जो लोग नहीं आ पा रहे हैं और इस धर्म युद्ध में, इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में हम जैसे योद्धाओं को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। जय जय श्री राम, प्रणाम। जय श्री राम।